हेलो बच्चों, वेव ऑप्टिक्स रिवीजन सेशन 25 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। चलिए वहां से आगे शुरू करते हैं। बेटा क्या है सवाल नंबर 26, जरा देखिए। इफ येलो लाइट इमिटेड बाय सोडियम लैम्प in Young's double slit experiment is replaced by monochromatic blue light of the same intensity, then what will happen? तो बच्चों मोनोक्रोमेटिक लाइट, आई होप मैं इस पे कमेंट पहले कर चुका हूँ, लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ। तो हुआ ये कि हमारे पास येलो कलर की लाइट थी और येलो से हमने उसको कर दिया है ब्लू। येलो कलर की लाइट आप YDSC अपवर्टस पे भेज रहे थे, उसकी जगह आप ब्लू भेज रहे हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। और चारों ही ऑप्शन फ्रिंज विड्थ की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि फ्रिंज विड्थ है क्या, टी लैम्डा बाई डी, आप जानते हैं। तो बीटा जो है वो डायरेक्टली वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, लैम्डा का फंक्शन है। और प्यारे बच्चों, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना, ये कॉन्सेप्ट देखिए, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये सवाल। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो आप जानते हैं कि इसमें इधर की तरफ फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है इधर, तो वॉयलेट की सबसे ज़्यादा होती है। और इधर की तरफ वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ कम होती है। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, वॉयलेट की, और सबसे ज़्यादा रेड की। तो अगर मैं आपको कहूँ कि येलो और ब्लू को कंपेयर करो, ये देखो ये रहा येलो और ये रहा ब्लू, तो जो मोर लेफ्ट होगा उसकी वेवलेंथ छोटी होगी, मतलब ब्लू की वेवलेंथ छोटी और येलो की वेवलेंथ बड़ी। यही मतलब निकला। तो आपने क्या किया, आपने येलो की जगह ब्लू कर दिया। अगर आपने येलो की जगह ब्लू कर दिया तो ब्लू की वेवलेंथ छोटी होती है, मतलब आपने लैम्डा को कम कर दिया। और अगर आप लैम्डा को कम कर देंगे तो फ्रिंज विड्थ भी कम हो जाएगी। क्या आपको बात समझ आई बच्चों? सवाल नंबर 27 पढ़िए। In YDSC carried out with light of wavelength is, तो शायद आप समझ गए होंगे कि ये एक करेक्शन है, दिस इज नॉट विड्थ, दिस इज विद। इन YDSC carried with light of wavelength, तो lambda is equal to 5000 angstrom. The distance between the slits small d is 0.2 millimeter, 10 to the power minus 3, अब ये मीटर बन चुका है। And the screen is at 200 centimeter, तो कैपिटल D 200 सेंटीमीटर, 10 to the power minus 2, अब ये भी मीटर बन चुका है। The central maxima is at x is equal to 0, the third maxima will be at x equal to, तो बच्चों ये तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड ही हो गया। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कोई भी मैक्सिमा कहाँ बनता है, मतलब ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनती है, एन डी लैम्डा बाई डी, इस जगह बनती है, एन डी लैम्डा बाई डी पर। उसने कहा थर्ड, तो मैंने एन की जगह 3 पुट कर दिया, 3d लैम्डा अपॉन डी, ठीक है। और y की जगह उसने x बोल रखा है, तो x इज इक्वल टू 3d लैम्डा बाई डी। बेटा d की जगह 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, लैम्डा की जगह 5000 एंगस्ट्रॉम, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए 10 टू द पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई करके। स्मॉल डी 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, अब ये भी मीटर में है। सारी यूनिट ठीक कर दी ना। इसको जो सॉल्व करके आंसर आया प्यारे बच्चों वो मीटर में आया, लेकिन आपको तो आंसर सेंटीमीटर में देना है, इसलिए जो भी आया उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अभी आंसर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? और आपका जो आंसर है वो मैच कर जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर इस सवाल का सही आंसर आएगा। इन यंग्स एक्सपेरिमेंट टू कोहेरेंट सोर्सेज, आई होप आप भूले नहीं होंगे, मैं फिर से रिवाइज करा दूं, ऐसे सोर्सेज जिनके बीच का फेज डिफरेंस नहीं बदलता उनको कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। यहाँ पे ना बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है कि ऐसे सोर्सेज जिनका फेज डिफरेंस 0 हो उनको कोहेरेंट कहते हैं, है ना। तो ठीक है, उनको भी कोहेरेंट कहते हैं, अगर फेज डिफरेंस 0 है और 0 ही बना रहे तो वो भी कोहेरेंट है आपस में। लेकिन फेज डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, पर जो भी हो वो कांस्टेंट हो। इसको अगर हम एज डिफरेंस से समझते, जैसे आप जो सिबलिंग्स हैं, आपका जो छोटा भाई है, आपकी जो छोटी बहन है, उसके साथ आपका जो एज डिफरेंस है,
आज से 20 साल बाद भी आप दोनों का एज डिफरेंस वही होगा, और आज से 50 साल बाद भी आप दोनों का एज डिफरेंस वही होगा। और अगर आप ट्विंस हैं, जुड़वा भाई हैं, जुड़वा बहन हैं, तो आपके बीच में एज डिफरेंस 0 है, और आज से 50 साल बाद भी आपका एज डिफरेंस 0 ही होगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल एक तरह से कोहेरेंट के एग्जाम्पल हुए। In Young's experiment, two coherent sources are placed 0.90 मिलीमीटर अपार्ट। प्यारे बच्चों, स्मॉल d की वैल्यू है ये 0.90 millimeter, and fringes are observed 1 meter away. बच्चों, फ्रिंज कहाँ पे ऑब्जर्व की जाती है? स्क्रीन पर। तो अगर फ्रिंज 1 मीटर अवे ऑब्जर्व हो रही है, मतलब स्क्रीन रखी होगी 1 मीटर अवे, और दो कोहेरेंट सोर्स मतलब स्लिट S1 S2 वो एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे है, उसको स्मॉल d से रिप्रेजेंट करेंगे। इफ इट प्रोड्यूस सेकेंड डार्क फ्रिंज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर, तो डार्क कहां पर बनती है? y इज इक्वल टू 2n प्लस 1 d लैम्डा अपॉन 2d पर बनती है। तो ये कहाँ बन रही है? उसने क्या कहा? 1 मिलीमीटर पे बन रही है। 1 मिलीमीटर मतलब 10 टू द पावर -3 मीटर, इस पे बन रही है। और कौन है ये? ये है बच्चों कौन सी डार्क? सेकेंड डार्क। ये है सेकेंड डार्क। तो जो भी डार्क होती है उससे कम यूज करते हैं, तो इसलिए सेकेंड डार्क है तो n की जगह 1 यूज करेंगे। 2 इंटू 1 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3, तो 3d लैम्डा अपॉन 2d की वैल्यू 10 टू द पावर -3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज यूज। अच्छा, लैम्डा पूछ रहा है, सिंपल देन लैम्डा आपसे पूछा गया है, तो आप 2d को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, 2d इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 3d, एंड हियर यू आर। सो लैम्डा इज इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल d की वैल्यू है 0.90 इंटू 10 टू द पावर -3। ये आपने स्मॉल d की वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाइड विद 10 टू द पावर -3। देखो ये रहा, ये 10 टू द पावर -3, ये वाला, ये यहाँ पर आया, और एक स्मॉल d की वैल्यू है तो उसमें भी आ रहा है 10 टू द पावर -3, तो इसलिए वो ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय 3d, और d है आपका कैपिटल 1। तो यहाँ से बच्चों ये आपकी लैम्डा की वैल्यू आ गई, और ये आंसर किस में आएगा? मीटर में आएगा। उसके बाद आप मीटर को लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, और अब ये आपका आंसर आ गया सेंटीमीटर में। बोलो, बात समझ में आ गई? तो 6 इंटू 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर, ये आपका यहाँ पर मैच हो जाएगा। दिस इज आंसर डी। 29. In Young's double slit experiment, the fringe's width is found to be 0.4 मिलीमीटर। बच्चों क्या है ये? फ्रिंज विड्थ मतलब बीटा 0.4 मिलीमीटर। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया है। If the whole apparatus is immersed in water of refractive index 4/3 without disturbing the geometrical arrangement, the new fringe width will be, मतलब बाकी कैपिटल D स्मॉल d उस सबको नहीं चेंज किया है, तो नई फ्रिंज विड्थ क्या होगी? आप जानते हैं फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला d लैम्डा बाई d होता है। फ्रिंज विड्थ लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो इसीलिए अगर फ्रिंज विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो आप जानते हैं कि वेवलेंथ, पुरानी वेवलेंथ की 1/μ टाइम्स हो जाती है जब आप मीडियम भर देते हैं कोई, और लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बीटा, तो नई फ्रिंज विड्थ भी पुरानी फ्रिंज विड्थ का 1/μ टाइम्स हो जाएगी। ओके, क्या किया मैंने? ये किया d लैम्डा अपॉन d, ये नई फ्रिंज विड्थ होगी। पुरानी कितनी थी? d लैम्डा अपॉन d। तो देखो ना, d अपॉन d से d अपॉन d कैंसिल हो गया, इसलिए बीटा डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो ये लैम्डा डैश को क्या लिख सकते हैं? लैम्डा अपॉन म्यू, और नीचे एक लैम्डा ऑलरेडी है, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, इसलिए ये आ गया बीटा डैश इज इक्वल टू बीटा अपॉन म्यू। तो ये बीटा की वैल्यू देखो 0.4 इंटू 10 टू द पावर -3, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 0.4 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, डिवाइडेड बाय म्यू की वैल्यू 4/3 जो कि दे रखी है, और ये आंसर आपका, ये 3 को ऊपर शिफ्ट किया तो 3 इंटू 0.4 दैट इज 1.2, तो 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 4, तो 0.3 इंटू 10 टू द पावर -3 मतलब 0.3 मिलीमीटर। 0.3 मिलीमीटर आपका इस सवाल का सही आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िए क्या लिखा है। The Young's double slit experiment is performed with blue and with green light of wavelength
4,360 angstrom and 460 angstrom respectively. If x is the distance of fourth maxima and the from the central one, then तो बच्चों मैक्सिमा कहां पर बनता है मैक्सिमा? एन डी लैम्डा बाई डी यहां पर बनता है। कौन सा मैक्सिमा है? फोर्थ, एन की जगह 4 डी लैम्डा बाई डी और x दे रखा है डिस्टेंस को, तो y की जगह x इज इक्वल टू 4 डी लैम्डा बाई डी। इसका मतलब x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। तो हमने क्या किया? तो उसने कहा कि ब्लू और ग्रीन के साथ हमने एक्सपेरिमेंट किया, ब्लू और ग्रीन के साथ। तो ब्लू की वेवलेंथ है 4360 एंगस्ट्रॉम और ग्रीन जो है उसकी वेवलेंथ उसने दी है 5460 एंगस्ट्रॉम। तो जिसका लैम्डा बड़ा उसका x भी बड़ा ही होगा। बोलो यस और नो। ये देखो ना, x लैम्डा के प्रोपोर्शनल है, तो लैम्डा किसका बड़ा है? लैम्डा ग्रीन बड़ा है, लैम्डा ब्लू छोटा है, इसलिए जो x है वो ग्रीन के लिए वो बड़ा होगा और जो x ब्लू के लिए है वो छोटा होगा। और ये किस ऑप्शन में लिखा है? ये सी ऑप्शन में लिखा है। इजी। हो सकता है सेशन की स्पीड थोड़ी सी आपको ज़्यादा लग रही हो, तो आपके पास ऑप्शन है ना, आप उसको रेगुलर प्ले करें, ज़रूरी थोड़ी है। आप थोड़ा सा पॉज कर लीजिए, ब्रेक ले लीजिए, स्लो करके फिर प्ले कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31। Assume that light of wavelength 600 nanometer is coming from a star। क्या ये वापस वैसा ही सवाल आ गया जैसा कि हम लोग कर चुके हैं एक? Let's see. Assume that light of wavelength 600 nanometer is coming from a star. The limit of resolution of telescope whose objective has a diameter of 2 मीटर। बच्चों ऑब्जेक्टिव का डायामीटर 2 मीटर है। आप जानते हैं ना कि टेलीस्कोप में 2 लेंस होते हैं। जो ऑब्जर्वर की आई के पास होता है उसको आई पीस या ऑक्यूलर कहते हैं, और जो दूसरा होता है टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव का डायमीटर 2 मीटर दिया है और कह रहा है कि द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। और आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बच्चों, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन 1.22 लैम्डा अपॉन डी होता है। रिजॉल्विंग पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं आपसे कहता रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप बताओ, तो आंसर होता d अपॉन 1.22 लैम्डा। और अगर मैं कह रहा हूं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बताओ, तो आंसर होगा 1.22 लैम्डा अपॉन डी। बोलो समझ गए? तो बस यहाँ पे 1.22 लैम्डा की जगह 600 नैनोमीटर, तो 10 टू द पावर -9 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय डी एंड दैट इज 2। तो ये देख सकते हैं आप, ये आ गया है 300। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.66। ओके, और ये 20, ये 10 टू द पावर -9, तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर -7। तो 3.66 इंटू 10 टू द पावर -7 रेडियन ए इसका सही आंसर। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन डी थीटा से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को डी थीटा से। तो 1.22 लैम्डा अपॉन डी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन रिजॉल्विंग पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगला सवाल इस पे और क्या बना सकता है टीचर कि रिजॉल्विंग पावर बताइए, तो इसका उल्टा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। एन एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, एक न्यूटोनियन टेलीस्कोप भी था ना। तो क्या फर्क था न्यूटोनियन टेलीस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में? देखो, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव जो है ना वो एक लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस, और
जो न्यूटोनियन टेलीस्कोप है उसमें जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें वो मिरर यूज करते हैं, जिससे कि क्या ना हो पाए, जिससे कि क्रोमेटिक एब्रेशन वगैरह ना हो पाए, उसके लिए वो किया गया था। एनसीईआरटी में उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है बस। तो उसने कहा है एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप विल हैव लार्ज एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड हाई एंगुलर रेजोल्यूशन व्हेन इट हैज एन ऑब्जेक्टिव। तो अब यहाँ इस सवाल का आंसर तो बच्चा बाद में देगा, पहले उसको ये तो पता हो कि ये एंगुलर मैग्निफिकेशन होता क्या है, एंगुलर रेजोल्यूशन होता क्या है। जब उसको ये दोनों बातें पता होंगी तो वो ये भी बता पाएगा कि ये हाई कब होगा, है ना। तो चलिए बच्चों, एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन ये होता है FO अपॉन FE। टेलीस्कोप जो है ना, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, मैंने कहा ना उसमें एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक आई पीस होता है। तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ और आई पीस की फोकल लेंथ का जो रेशो है इसको एंगुलर मैग्निफिकेशन कहते हैं, FO अपॉन FE। ठीक। और दूसरा एंगुलर रेजोल्यूशन, एंगुलर रेजोल्यूशन D अपॉन 1.22 लैम्डा, मतलब रिजॉल्विंग पावर का दूसरा नाम है एंगुलर रेजोल्यूशन। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन नहीं, देखो आसपास मिलती हुई टर्म है ये। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या थी, 1.22 लैम्डा अपॉन डी, और रिजॉल्विंग पावर या एंगुलर रेजोल्यूशन D अपॉन 1.22 लैम्डा। समझ गए? ठीक है। तो उसने क्या डिमांड की है जरा पढ़ें। उसने कहा कि भाई मुझे एंगुलर मैग्निफिकेशन लार्ज चाहिए, एंगुलर रेजोल्यूशन क्या चाहिए, लार्ज। और क्या डिमांड की है, एंगुलर मैग्निफिकेशन भी हाई चाहिए, एंगुलर मैग्निफिकेशन भी हाई चाहिए। ठीक है जी, मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, एंगुलर मैग्निफिकेशन हाई मिल जाएगी, FO को हाई रखो। एंगुलर रेजोल्यूशन लार्ज मिल जाएगी, कैसे, डायामीटर, D फॉर डायामीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव। किसका डायामीटर, ऑब्जेक्टिव का डायामीटर क्या रखो, लार्ज। ढूंढ लो ऑप्शन, लार्ज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड लार्ज डायामीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव। जल्दी से देखो कहीं लिखा है क्या, लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज डायामीटर, सी आंसर हुआ। 33 द रेशो ऑफ रिजॉल्विंग पावर, देख रहे हो अभी बताया था ना रिजॉल्विंग पावर, लेकिन इस बार माइक्रोस्कोप पूछ रहा है, टेलीस्कोप नहीं पूछ रहा। आओ तो पहले कॉन्सेप्ट बता दूं, सवाल बाद में सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट देख लो पहले बच्चों। रिजॉल्विंग पावर, R फॉर रिजॉल्विंग, P फॉर पावर। रिजॉल्विंग पावर किसकी, माइक्रोस्कोप की। रिजॉल्विंग पावर किसकी, माइक्रोस्कोप की। 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा। सवाल पढ़ो, रेशियो ऑफ रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप फॉर टू वेवलेंथ्स लैम्डा 1 लैम्डा 2। आप देख सकते हैं रिजॉल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, रिजॉल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। इसका मतलब रिजॉल्विंग पावर ऑफ फर्स्ट माइक्रोस्कोप डिवाइडेड बाय ऑफ सेकंड माइक्रोस्कोप इज गिवन बाय लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, मतलब 6000 अपॉन 4000, 6000 अपॉन 4000 मतलब 3/2। तो इसका आंसर होगा 3/2। जी हाँ, ये है यहाँ पर 33 का आंसर हुआ बी। गॉट इट। 34 a linear aperture whose width is 0.02 centimeter is placed immediately in front of a lens of focal length this. The aperture is illuminated normally by a parallel beam of this wavelength. The distance of the first dark band of the diffraction from the center of the screen is. तो बच्चों
आइए कॉन्सेप्ट याद दिला दूं आपको, चलो यहीं पे बता देता हूँ। ये देखो, ये है बच्चों सवाल जो कि डिफ्रैक्शन पर बेस्ड है। बच्चों डिफ्रैक्शन के लिए जो एक्सपेरिमेंट था वो था सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और बेटा सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर ने परफॉर्म किया था डिफ्रैक्शन के लिए, और इसमें बस एक ही स्लिट थी। तो ये जो एक स्लिट की विड्थ है ना, इसको स्मॉल ए से दिखाया जाता है। तो उसने कहा लीनियर अपर्चर हुज विड्थ इज दिस, तो उसने ये ए की वैल्यू दी है, कितनी? 0.02 सेंटीमीटर, ये ए की वैल्यू है। इज प्लेस्ड इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर। तो क्या हुआ, यहां पर होगा एक लेंस ऐसे। तो जो लाइट यहां से ऐसे जाती है, ये लेंस उसको यहां पर स्क्रीन पर क्या कर देता है, फोकस। तो इसका ये मतलब हुआ, ये स्क्रीन पर अगर यहाँ पे इसको फोकस कर रहा है, तो स्क्रीन कितना दूर रखी होगी, स्क्रीन की जो इससे डिस्टेंस होगी जिसको हम कैपिटल डी से दिखाते हैं, वो इस लेंस की फोकल लेंथ के बराबर होगी। तो उसने कहा फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर है, इसका मतलब कैपिटल डी या एफ, दिस इज 60 सेंटीमीटर। ये दूसरी इंफॉर्मेशन। द अपर्चर इज इल्यूमिनेटेड नॉर्मली बाय अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो यहां से बेसिकली इस तरह से लैम्डा विच इज 5 इंटू 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर, ये इन्होंने दिया, ये लाइट डाली। द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क बैंड, हमें y चाहिए, लोकेशन चाहिए किसकी, फर्स्ट डार्क की। तो बच्चों आइए कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न पर ये सवाल है, और ये नीट का फेवरेट है वैसे डिफ्रैक्शन पैटर्न। और जेई जो है एंट्रेंस, वो ज़्यादातर मैंने देखा है कि वाईडीएससी पर सवाल पूछ रहे होते हैं, और नीट डिफ्रैक्शन पे और पोलराइजेशन पे। लेकिन आप देख सकते हो कि ये सब नीट के सवाल मैंने भी प्रीवियस ईयर करवाए, जेई मेंस के तो मैं लूंगा आगे। तो देखो वाईडीएससी पे भी नीट ने काफी कुछ पूछा हुआ है, कितने सारे सवाल आ चुके हैं पीछे। तो कॉन्सेप्ट है बच्चों की डिफ्रैक्शन पैटर्न का, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, क्या कि पाथ डिफरेंस फॉर डार्क पाथ डिफरेंस शुड बी एन लैम्डा, ठीक है। और फॉर ब्राइट मतलब वाईडीएससी का उल्टा है, फॉर ब्राइट 2n + 1 लैम्डा बाई 2। तो ये कॉन्सेप्ट है, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट का कॉन्सेप्ट है क्या, कि अगर डार्क अचीव करना है, डार्क तो या मिनिमा, तो उसके लिए डेल्टा एक्स एन लैम्डा। और अगर ब्राइट अचीव करना है तो डेल्टा एक्स 2n + 1 लैम्डा बाई 2। डेल्टा एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पाथ डिफरेंस को, ठीक है। बच्चों सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है ए साइन थीटा। क्या फॉर्मूला होता है, ए साइन थीटा। तो मिनिमा अगर आपको चाहिए, डार्क अगर आपको चाहिए, तो ए साइन थीटा की वैल्यू एन लैम्डा होनी चाहिए, और अगर ब्राइट चाहिए तो ए साइन थीटा की वैल्यू 2n + 1 लैम्डा बाई 2 होनी चाहिए। ओके, चलूं आगे। दूसरी बात, क्योंकि ये एंगल बहुत छोटे बनते हैं, तो साइन थीटा की जगह अब अगला स्टेप, ओके मैं यहीं पे कर रहा हूं और आप अपने रजिस्टर पे लिख रहे हैं तो देख कर लिखिएगा। तो आप साइन थीटा की जगह, जहां जहां साइन थीटा लिखा है वहां पे टेन थीटा भी लिख सकते हैं, जहां पे साइन थीटा लिखा है वहां पे थीटा या ओनली टेन थीटा भी लिख सकते हैं। जब एंगल स्मॉल होता है तो आप ये लिमिट लगाते हैं, है ना। तो आप साइन थीटा की जगह थीटा या टेन थीटा कुछ भी लिख सकते हैं, तो आप यहाँ टेन थीटा भी लिख सकते हैं, दिस इज टेन थीटा। और मान लीजिए कि ये वो लोकेशन है जिस जगह जो डिजायर्ड बैंड है वो बन रहा है, तो इसको बोलेंगे आप y। तो आप ट्राइंगल से देख सकते हैं, जो ट्राइंगल आपका बनेगा, आप कह सकते हैं कि टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जहां जहां पे टेन थीटा लिखा है आप उसको कैपिटल Y अपॉन डी भी कह सकते हैं। जहां जहां पे टेन थीटा लिखा है उसको आप Y अपॉन कैपिटल डी भी कह सकते हैं। Y अपॉन कैपिटल डी, Y अपॉन कैपिटल डी, कॉन्सेप्ट है ये। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, एन डी लैम्डा अपॉन ए। अगर आप डार्क चाहते हैं, डार्क, तो y की वैल्यू आ गई एन डी लैम्डा अपॉन ए। और अगर ब्राइट चाहते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 2n + 1 डी लैम्डा बाई 2a। गॉट इट। अब करूं मैं इसे,
चलिए अभी सवाल का आंसर देते हैं। आप अपना फॉर्मूला चार्ट जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो y उसने आपसे पूछा है बच्चों, y का फॉर्मूला होगा y इज इक्वल टू एन डी लैम्डा बाई ए। ये y का फॉर्मूला होगा किसके लिए? डार्क के लिए। अगर आपको डार्क चाहिए तो ये फॉर्मूला होगा। उसने कौन सा डार्क मांगा है? उसने कहा कि उसको फर्स्ट डार्क चाहिए, तो n की वैल्यू 1 रख लो। अब यहाँ पे प्लीज याद रखना, ये YDSC का सवाल नहीं है। YDSC में जब आपको डार्क चाहिए होता है तो n की वैल्यू आप एक कम रखते हो। ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है, इसमें जो डार्क मांगा जाए n की वही वैल्यू। फर्स्ट डार्क मांग रहा है, n की जगह 1 रख दीजिए। तो n को 1 रख दिया तो ओनली d लैम्डा अपॉन a बचा। क्या बचा? d लैम्डा अपॉन a। डी की वैल्यू है 60 सेंटीमीटर, क्योंकि आपके सारे ऑप्शन भी सेंटीमीटर में ही है तो मैं यूनिट को चेंज नहीं कर रहा हूँ। डी 60 सेंटीमीटर। लैम्डा कितना है? 5 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ए, वो है 0.02 सेंटीमीटर, दिस वन। तो ये मैंने इसको y को सिंप्लीफाई कर लिया बच्चों, और आप देख सकते हो बड़ी सिंपल सी ये कैलकुलेशन मुझे नजर आ रही है। 0.6 मीटर ये आ जाएगा, है ना। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। देखो ना, ये 5 है तो 5, ये 3 यहाँ पर बन जाएगा। तो 60 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻5, और नहीं ये 0.6 नहीं आएगा तो 0.15 आएगा बच्चों। हाँ 0.15 आएगा, 0.15, ठीक है। और सेंटीमीटर में बता रहा हूँ, सब कुछ सेंटीमीटर में था। है ऑप्शन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 35। In a diffraction pattern, again diffraction pattern, in a diffraction pattern due to a single slit of width a, the first minima is observed at an angle 30 degree. बच्चों कहाँ बनता है मिनिमा? तो a sin थीटा, a sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, यहां पर बनता है। a sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, यहाँ पे बनता है। तो क्या है, क्या बन रहा है यहाँ पे? फर्स्ट मिनिमा, तो एन की जगह 1 पुट कर दिया। तो गिवन है a sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, क्योंकि एन की जगह क्या रख दिया? 1, और थीटा क्या बोला? 30 डिग्री। तो sin 30 कितना होता है? 1/2। तो a/2 इज इक्वल टू लैम्डा। a/2 इज इक्वल टू लैम्डा या a इज इक्वल टू 2 लैम्डा, ये आपका पहला कंक्लूजन जो कि पहली लाइन से निकला। आगे कह रहा है when light of 5000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट, 5000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की लाइट डाली यहाँ पे, द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल ऑफ। तो अगर आपको मैक्सिमा चाहिए तो बोलो a sin थीटा कितना होगा? a sin थीटा होगा 2n + 1 लैम्डा बाई 2, 2n + 1 लैम्डा बाई 2। तो कितने एंगल पे होगा वो पूछ रहा है। बोलो a की जगह क्या पुट कर दें? अभी निकाला था, a की जगह पुट कर दें 2 लैम्डा। साइन थीटा की वैल्यू चेक करनी है। उसने कहा उसको चाहिए फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, n की जगह 1 पुट कर दीजिए। तो n की जगह 1 पुट किया, 2 इंटू 1 + 1, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 2। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल कर दीजिए। साइन थीटा 3/4, साइन थीटा 3/4, थीटा साइन इनवर्स 3/4, मतलब हमारा सही आंसर हुआ बी। बच्चों यहाँ एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप डिफ्रैक्शन पैटर्न को सॉल्व कर रहे हैं, चाहे आप मैक्सिमा निकाल रहे हैं चाहे आप मिनिमा निकाल रहे हैं, जो बैंड आपको चाहिए एन की वही वैल्यू रखी जाएगी। फर्स्ट डार्क तो n इज 1, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा n इज इक्वल टू 1, सेकेंड डार्क n इज इक्वल टू 2, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा n इज इक्वल टू 2, n की वैल्यू वही रखी जाएगी। YDSC में क्या था? जो ब्राइट चाहिए n की वही वैल्यू रखते थे, पर जो डार्क चाहिए n की वैल्यू उससे कम रखते थे। YDSC और डिफ्रैक्शन में फर्क क्या है? फॉर्मूले पलट गए हैं, ब्राइट वाला डार्क में लग रहा है, डार्क वाला ब्राइट में लग रहा है। एक और फर्क क्या है? n की वैल्यू रखनी कैसे है ना। 2n-1 जो लोग लेते हैं उनके लिए अलग बात है, पर मैंने कहा एक ही चीज की प्रैक्टिस करो, कंफ्यूजन ना हो। तो 2n+1 से हम कर रहे हैं, 2n-1 भी लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 36 पे पहुंच गया हूं बच्चों। क्या कहता है 36 जरा देखें। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, देखिए अगेन YDSC पर पहुंच गए।
टू स्लिट्स आर 1 मिलीमीटर अपार्ट, तो स्मॉल डी, दो स्लिट्स के बीच का सेपरेशन 1 मिलीमीटर है। एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे, स्क्रीन 1 मीटर अवे रखी है। अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज यूज्ड। What will be the width of each slit for obtaining 10 maxima, a double slit within the central maxima of single slit pattern? अच्छा, what will be the width of each slit for obtaining 10 maxima of a double slit within the central maxima of single slit pattern? देखिए इस सवाल में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा, मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताने के लिए ले चलता हूं। बच्चों, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो होता है उसमें स्लिट विड्थ को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सामने स्क्रीन होती है। अगर मैं कहूं कि पहला डार्क कहां बनेगा, पहला डार्क कहां बनेगा, तो आप कहेंगे सर पहला डार्क बनेगा ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा में एन को 1 पुट कर दो, साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए पर। थीटा छोटा होता है नॉर्मली, तो थीटा की वैल्यू लैम्डा बाई ए आ जाएगी, इतने एंगल पे बनेगा, ऐसे ऊपर बनेगा और ऐसे ही नीचे भी बनेगा। ये आपके पहले पहले डार्क बनेंगे, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट डार्क। इसके अलावा क्योंकि साइन थीटा को आप टेन थीटा भी लिख सकते हैं, तो टेन थीटा भी अगर लिख सकते हैं, तो अगर ये वैल्यू y है और ये वैल्यू d है, तो टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y अपॉन डी इज लैम्डा बाई ए, तो y की वैल्यू आ गई d लैम्डा अपॉन ए, इस y की वैल्यू, जैसे ये y ऐसे ये भी y। प्यारे बच्चों, अगर ये फर्स्ट डार्क है और ये भी फर्स्ट डार्क है, मतलब इनके बीच में और कोई डार्क नहीं है, अगर और कोई डार्क यहाँ रहा होता तो उसको फिर फर्स्ट डार्क कहा जाता। तो अगर यहाँ डार्क है, यहाँ डार्क है, बीच में कोई डार्क नहीं है, तो बीच का जो सारा एरिया है ये ब्राइट है, तो इसको बोला जाता है सेंट्रल ब्राइट। क्या बोला जाता है? सेंट्रल ब्राइट, डिफ्रैक्शन पैटर्न की सेंट्रल ब्राइट। तो अगर कहा जाए व्हाट इज द लीनियर विड्थ, what is the linear width of central bright of single slit experiment? लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट ऑफ सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो मतलब ये पूरी विड्थ बतानी है जिसमें ये वाली विड्थ जिसमें सेंट्रल ब्राइट बनी हुई है, तो कितनी होगी? ये 2y। कितनी होगी? 2y। y क्या है? d लैम्डा बाई ए, तो 2y हो गया 2d लैम्डा बाई ए। तो इतनी जगह में होती है ये सेंट्रल ब्राइट सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। और अगर लीनियर की जगह लिखा होता एंगुलर, एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट ऑफ सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो आप कहते थीटा इज लैम्डा बाई ये थीटा है ये। तो ये जो आपकी पूरी फ्रिंज है सेंट्रल ब्राइट, ये कितना एंगल यहाँ पे बना रही है? तो इतना एंगल बना रही है, मतलब 2 थीटा बना रही है, 2 थीटा, जहाँ थीटा लैम्डा बाई ए है। तो एंगुलर विड्थ जो होती है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट की वो 2 लैम्डा बाई ए होती है, जबकि जो लीनियर विड्थ होती है वो 2d लैम्डा बाई ए होती है। अपने सवाल पे वापस चलते हैं। इसने कहा सेंट्रल ब्राइट ऑफ सिंगल स्लिट पैटर्न। बच्चों, सेंट्रल ब्राइट सिंगल स्लिट पैटर्न की उसकी क्या विड्थ होती है? 2d लैम्डा बाई ए। अभी बताया था ना ये होती है, देख लो ये लिखी 2d लैम्डा बाई ए। बोलो होती है या नहीं? चलो वापस देखिए, इतनी होती है इसकी। इसके अलावा आगे वो क्या कह रहा है, इसके अंदर जितनी जगह में सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट की सेंट्रल ब्राइट बनी हुई है, सेंट्रल मैक्सिमा बना हुआ है, उतनी जगह में 10 फ्रिंज आ जाएं डबल स्लिट की। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की 10 फ्रिंज आ जाएं उतनी जगह में जितनी जगह में सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट की सेंट्रल ब्राइट होती है। तो बच्चों, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो होता है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो होता है उसमें ये होती है फ्रिंज की विड्थ, पर ऐसी ऐसी 10 फ्रिंज आ जाएं इतनी जगह में, तो 10 फ्रिंज की विड्थ इस विड्थ के बराबर होनी चाहिए।
जितनी जगह में डिफ्रैक्शन पैटर्न की सेंट्रल फ्रिंज बनी हुई है उतनी जगह में डबल स्लिट की 10 फ्रिंज बन जाए। तो मैंने बराबर रख दी इन दोनों की विड्थ। तो d बाई डी, और सॉरी गलती की, तो बच्चों d से d कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2/a 10/d। क्या पूछ रहा है मेरे से वो कह रहा है कि क्या बताओ, मोनोक्रोमेटिक डबल टू स्लिटर दिस वन, मोनोक्रोमेटिक लाइट दिस वन, व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ ए पूछ रहा है, स्लिट की विड्थ पूछ रहा है ए। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2d बाई 10, 2d बाई 10, 2 इंटू डी इज 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर अपॉन 10, 1/5, 0.2 मिलीमीटर। 36 का आंसर सी। बोलो यस और नो। 37. At the first minima adjacent to central maxima, central maxima के पड़ोस में पहला मिनीमा। ठीक है जी, जरा देखें किसका एक्सपेरिमेंट कौन सा है। फर्स्ट मिनीमा adjacent to central maxima of single slit experiment. The phase difference between the Huygens wavelet from the edge of the slit and the wavelet from the midpoint of the slit is। बच्चों इस सवाल को समझाने के लिए मैं वापस आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने ले चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 37 आपको तब समझ में आएगा। बेसिकली जब आप सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं डिटेल में, तो ये सामने एक स्क्रीन है और ये आपकी स्लिट है जो बहुत ही छोटी होती है, आपको समझाने के लिए बड़ी बनाई मैंने। और ये स्लिट का मिड पॉइंट है, दिस वन मिड पॉइंट। ये आपकी स्क्रीन की स्लिट से डिस्टेंस है। तो पहला मिनीमा कहाँ बनेगा, पहला मिनीमा, तो पहला मिनीमा, पहला डार्क यहाँ कहीं बनेगा। कहाँ बनता है अभी बताया ही था, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, एन को 1 पुट कर दो, ए साइन थीटा इज लैम्डा, साइन थीटा इज लैम्डा बाई ए, तो वहाँ से थीटा आ जाएगा कि कितने थीटा पे ये बनता है। तो मान लीजिए इस पॉइंट पे वो बन रहा है। तो मतलब जब यहाँ से कोई वेवलेट यहाँ पर आई होगी और यहाँ से कोई वेवलेट यहाँ पर आई होगी इस तरह से, और इस बीच में स्लिट के इनफाइनाइट पॉइंट से वेवलेट यहाँ पर पहुंची होगी, तो इन दो वेवलेट का पाथ डिफरेंस कितना होता है। तो आप जानते हैं कि फॉर डार्क हम बात कर रहे हैं सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, जिसमें फॉर्मूले उल्टे होते हैं। तो डार्क फ्रिंज के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो एन लैम्डा को फॉलो करता है। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डेल्टा एक्स को ही आगे ए साइन थीटा लिख देते हैं, है ना। और जब हम पहले डार्क की बात करते हैं तो पहले डार्क के लिए एन को 1 पुट कर दिया, तो 1 इंटू लैम्डा, मतलब पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। तो इन दोनों वेवलेट में लैम्डा का पाथ डिफरेंस है, इन दोनों में लैम्डा का। तो अगर मैं कहूं कि बच्चों जो वेवलेट यहाँ सेंटर ऑफ द स्लिट से, सेंटर ऑफ द अपर्चर से इस पॉइंट पे पहुंची होगी, ये वाली वेवलेट, तो अगर मैं किसी एक किनारे से जाने वाली वेवलेट और सेंटर से जाने वाली वेवलेट के बीच का पाथ डिफरेंस बोलूं, तो लैम्डा किस किस का पाथ डिफरेंस था। लैम्डा तो ये दोनों किनारों से जाने वाली जो वेवलेट है इनका पाथ डिफरेंस है, इन दोनों में लैम्डा है। अगर इन दोनों में लैम्डा है और ये बिल्कुल सेंटर से आई है, तो इन दोनों में तो लैम्डा बाई 2 होगा। मतलब किनारे से जाने वाली वेवलेट और सेंटर से जाने वाली वेवलेट, इनके बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा। किस किस के बीच में, किनारे से जाने वाली और सेंटर से जाने वाली। आओ सवाल पे वापस चलते हैं। उसने कहा ये देखो, फेज डिफरेंस बिटवीन द हाइगन्स वेवलेट फ्रॉम द एज एंड द वेवलेट फ्रॉम द मिड पॉइंट। किनारे से जाने वाली और मिड पॉइंट से जाने वाली, किनारे और किनारे वाली, उनके बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है, जिस जगह पहला डार्क होता है उसके लिए। तो जो मिड पॉइंट से गई है और जो किनारे से गई है, उनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2, जो उसने पूछा है। लेकिन वो क्या पूछ रहा है, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस नहीं पूछ रहा। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई फेज डिफरेंस होता है
2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। इसलिए 2 पाई अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाइड विद पाथ डिफरेंस जो कि है लैम्डा बाई 2, लैम्डा से लैम्डा 2 से 2 कैंसिल, आंसर आएगा पाई रेडियन, मतलब ए होगा इसका राइट चॉइस। बोलिए बात समझ में आती है या नहीं? This is question number 37. Then I am going for question number 38. A beam of light 600 nanometer. A beam of light 600 nanometer from a distant source falls on a single slit 1 millimeter wide, single slit की width, and the resulting diffraction pattern is observed on a screen 2 meter away, capital D, 2 meter. The distance between first dark on either side of the central bright. सेंट्रल ब्राइट के दोनों तरफ जो पहली पहली डार्क होती है उनके बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है। आइए, अभी बताया था यहीं कहीं होगा, ये देखिए पहला डार्क यहां बनता है, पहला डार्क यहां बनता है, दोनों डार्क के बीच में कितना डिस्टेंस होता है 2 बाई, और इसी को कहते हैं दोनों डार्क के पहले पहले डार्क जो हैं इधर साइड उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसी को लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 2d लैम्डा बाई ए। क्या फॉर्मूला होता है? 2d लैम्डा बाई ए, मतलब हमारा आंसर होगा 2d लैम्डा बाई ए। मतलब वो आपसे डायरेक्टली क्या पूछ रहा था? लीनियर विड्थ सेंट्रल ब्राइट की, तो 2d की जगह 2, लैम्डा की जगह 600 नैनोमीटर 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाय ए मिलीमीटर, मतलब 10 टू द पावर -3। आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, यहाँ से आंसर मीटर में आ जाएगा। अगर आप उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, और अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर मैच कर सकते हैं, और वो आपका मैच कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मिलीमीटर और सेंटीमीटर दोनों के ऑप्शन थे, तो मैंने इसे दोनों बताए कि मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर में कैसे। देन आई एम गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 39। तो बच्चों ये कह रहा है कि अ पैरेलल बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ नैरो स्लिट। एक स्लिट है कोई, बहुत ही नैरो है, एक स्लिट जो कि नैरो स्लिट है, उस पे इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे डाले गए हैं, मतलब सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। ओके, तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, बहुत तेज चलते हुए पार्टिकल, छोटे छोटे है ना ये। वैसे तो हर किसी चीज की जो नेचर है वो ड्वेल होती है, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर आप पढ़ते हो, लेकिन जब ये बहुत तेज चल रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन तो ये बिल्कुल वेव जैसा ही, वेव नेचर इनकी डोमिनेट कर जाएगी, वेव की तरह बिहेव करेंगे, और ये जो वेव हैं जब ये सिंगल स्लिट पे आएंगी तो वही आपका सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो उसने कहा फ्लोरेसेंट स्क्रीन इज प्लेस्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट इफ द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज इंक्रीज्ड। अगर हम इनकी स्पीड बढ़ा दें तो फिर क्या होगा बच्चों? एक बात बताओ कि जो स्पीड होती है वो फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होती है। बोलो यस और नो, होती है। लेकिन ये जो है ना स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, वो नालायक बच्चों, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ये वेव के लिए होता है। किसके लिए होता है? वेव के लिए। लेकिन ये क्या है जो आपको दिए गए हैं? ये है मैटर पार्टिकल। क्या है ये? मैटर पार्टिकल। और मैटर पार्टिकल की वेवलेंथ बताई थी डी ब्रॉगली ने। किसने बताई थी? डी ब्रॉगली ने। क्या बताया था? उन्होंने कहा था किसी भी मैटर पार्टिकल की वेवलेंथ h/p होगी। ठीक है, मैटर पार्टिकल के साथ जो एसोसिएटेड वेव होती है उनको मैटर वेव्स कहते हैं, और मैटर वेव्स की वेवलेंथ डी ब्रॉगली ने बताई थी। यहाँ पे इस तरह से निकलेगी वेवलेंथ h/p, जहाँ p क्या है? मोमेंटम। क्या है p? मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। इसका मतलब वेवलेंथ स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो उसने क्या कहा? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इंक्रीज्ड। बच्चों अगर आप स्पीड बढ़ा दोगे तो लैम्डा कम हो जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ कम हो जाएगी, और उससे क्या होगा बच्चों? उससे ये होगा कि आप जानते हो ना कि a sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, या साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई ए। अगर लैम्डा कम हो जाएगा तो थीटा भी कम हो जाएगा।
थीटा भी कम हो जाएगा। मतलब थीटा क्या है, थीटा ये है थीटा, और ये टोटल हो जाता है 2 थीटा, और ये आपकी सेंट्रल ब्राइट की एंगुलर विड्थ बन जाती है। सेंट्रल ब्राइट की एंगुलर विड्थ क्या होती है, 2 थीटा। तो अगर थीटा कम हो गया तो 2 थीटा भी कम हो गया, तो सेंट्रल ब्राइट की एंगुलर विड्थ कम हो गई। तो कौन से ऑप्शन में लिखा है ऐसा, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा विल डिक्रीज। बोलो समझ गए। तो ये सवाल उन्होंने ड्वेल नेचर ऑफ मैटर और डिफ्रैक्शन को मिलाकर पूछा। सवाल नंबर 40 पे जा रहा हूं बच्चों। क्या है सवाल नंबर 40? पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ नैरो स्लिट। देखो अगेन, देखो कितने सारे सवाल अब अचानक से डिफ्रैक्शन पे आने लगे। पता है क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि मैंने कहा ना, नीट का फेवरेट टॉपिक है। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ये देखिए, parallel beam of light of wavelength lambda is incident normally on a narrow slit. A diffraction pattern formed on a screen plays perpendicular to the direction of the incident beam. यहाँ पर बच्चों इस तरह से कोई स्क्रीन रखी हुई है। At the second minima of diffraction pattern, the phase difference between the rays coming from the two edges, बेटा path difference n lambda होता है। कब कब? जब आपको मिनिमा चाहिए, डार्क चाहिए, पर आपको पहला डार्क नहीं, सेकंड डार्क चाहिए। तो सेकंड डार्क चाहिए तो n की जगह 2 रख दो, तो डेल्टा x इज इक्वल टू 2 लैम्डा। किनारे और किनारे से जाने वाली वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस होता है, किनारे और किनारे से जाने वाली, और वही पूछ रहा है, दोनों किनारों से जाने वाली पूछ रहा है, फ्रॉम द टू एजेस। तो वो पूछ रहा है आपसे फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस होगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। इसलिए फेज डिफरेंस की वैल्यू आ गई 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस इज 2 लैम्डा। प्यारे बच्चों, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 4 पाई आपका सही जवाब होगा, मतलब सी, 40 का सही आंसर होगा सी। चलें आगे। द एंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ अ 10 सेंटीमीटर डायामीटर telescope at a wavelength of 5000 angstrom is the order of angular resolution। पूछ रहा है बच्चों एंगुलर रेजोल्यूशन, तो जिसको डी थीटा भी कहते हैं, है ना, कितना होगा 1.22 लैम्डा अपॉन डी। ओके, 1.22 लैम्डा अपॉन डी। लैम्डा की वैल्यू आपको दे दी 5000 इंटू 10⁻⁻10, और कैपिटल डी की वैल्यू दे दी 10 सेंटीमीटर। ये लीजिए आपका आंसर हाजिर है डी थीटा का। ठीक है, देखो सब कुछ कैंसिल ही हो रहा है, और बस 10⁻, यहाँ पे आप एडजस्ट कर दो इसकी। ये नियरली अगर हम देखें तो काफ़ी दूर दूर हैं, क्योंकि तो नीचे -1, ऊपर पहुँच के +1, 3 पहले से 4, ये -6 और 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 10⁻⁻4 सी। मतलब कुछ और भी आएगा यहाँ साथ में, समथिंग इंटू 10⁻⁻4, लेकिन ऑप्शन जो है ऑफ द ऑर्डर ऑफ, मतलब एग्जैक्ट नहीं मांग रहा था, मल्टीपल में 10 क्या आएंगी बस वही पूछ रहा था। 41, देन 42। अ टेलीस्कोप has an objective lens of diameter, ये लीजिए 10 सेंटीमीटर diameter, situated at a distance of 1 किलोमीटर from two objects। दो ऑब्जेक्ट से 1 किलोमीटर किसकी डिस्टेंस है? The minimum distance between these two objects which can be resolved by the telescope when the mean wavelength lambda is equal to 5000 angstrom is of the order of। तो बच्चों देखो, आप कहोगे d थीटा, d theta is equal to 1.22 lambda upon d। ओके, d theta एंगुलर रेजोल्यूशन 1.22 lambda upon d। तो 1.22 लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है एक तरह से ये, और लैम्डा की जो वैल्यू है वो है 5000 इंटू 10⁻⁵, उसने बोला था एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻10, तो 1.22 5000 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय कैपिटल डी, और कैपिटल डी मतलब डायमीटर, जो कि उसने बोला था 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10⁻², ये आपकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, और इसके बाद आप कह सकते हैं कि एंगल इज इक्वल टू
आर्क अपॉन रेडियस, होता है ना फॉर्मूला, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, मतलब आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल। एंगल ये आपका डी थीटा है और ये आपकी वो डिस्टेंस है जो उसने कहा था कि कितना दूर वो रखे हुए हैं, और ये आपकी यहाँ से आर्क लेंथ आ जाएगी। ठीक है जी, तो डी थीटा की वैल्यू आप यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए, और डी थीटा की वैल्यू है 1.22 इंटू 5000 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10⁻⁻2, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, तो उसने कहा था कि telescope has an objective of 10 centimeter diameter situated at a distance of 1 किलोमीटर। ये देखिए 1 किलोमीटर ये रेडियस की जगह, वैसे ना एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये कह रहा हूँ मैं। तो ये आपसे पूछा गया, ये आपका डी थीटा आया, और ये जो डिस्टेंस है ये 1 किलोमीटर दे रखी है, ये 1 किलोमीटर दे रखी है। टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डायमीटर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम टू ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है एक ये ऑब्जेक्ट है, और एक ये ऑब्जेक्ट है, और इन दोनों ऑब्जेक्ट से इसकी जो डिस्टेंस है, ये इसको मैं रेडियस कह रहा हूँ, वो दे रखी है 1 किलोमीटर। तो इसलिए यहाँ पे आपने 1 किलोमीटर पुट कर दिया, 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो ये आपका आंसर यहाँ से मीटर में आएगा। और किस तरह से मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और अगर आप वो मिलीमीटर में बताना चाहते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये मिलीमीटर में आ जाएगा और ये मीटर में आ जाएगा, सॉरी सेंटीमीटर में आ जाएगा। समझ गए? देन क्वेश्चन नंबर 43, और अगर मैं इसका आंसर टिक करूं कि इसका आंसर क्या था आपके लिए, तो ये है 5 मिलीमीटर, ये इसका आंसर आएगा 43। डायमीटर ऑफ ह्यूमन आई, वैसे ह्यूमन आई भी आपके सिलेबस का हिस्सा अब नहीं है, तो डायमीटर ऑफ ह्यूमन आई लेंस is 2 millimeter. What will be the minimum distance between 2 points to resolve them, which are situated at a distance of 50 meter from the eye? The wavelength of light is 5000 angstrom. तो मैंने कहा ये भी अब आपका सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ह्यूमन आई भी। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई, पूरा एक फॉर्मूला चार्ट तैयार कर लेना। मैंने माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप सबका जिक्र किया है, और ये ह्यूमन आई पे भी एक सवाल आई गया जिसको मैंने कहा सिलेबस में नहीं है, तो ये डी अपॉन लैम्डा होती है। रिजॉल्विंग पावर ह्यूमन आई की डी अपॉन लैम्डा होती है। ठीक है जी, तो आप ये डी की वैल्यू देख सकते हैं, तो उसने डी की वैल्यू आपको दे रखी है, आप ये देखिए। इसके अलावा उसने डिस्टेंस भी दे रखी है, और यहाँ पे लैम्डा भी दे रखा है, तो एवरीथिंग इज गिवन। तो यहाँ से आप ये निकाल देंगे रिजॉल्विंग पावर, और उसके बाद कितनी मिनिमम डिस्टेंस होगी, तो उसके लिए फिर से आप वही कह देंगे, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। फिर आप यही कॉन्सेप्ट लगा देंगे, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आप जानते ही हैं कि रिजॉल्विंग पावर जो है वो रेसिप्रोकल होती है एंगल ऑफ रेजोल्यूशन के, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के। तो मतलब ये 1 अपॉन डी थीटा की वैल्यू है, मतलब जो डी थीटा है उसको आप लैम्डा अपॉन डी कह सकते हैं। तो डी थीटा की जगह आपने लिख दिया लैम्डा अपॉन डी इज इक्वल टू आर्क, वही है जो आपको बताना है, यही तो बताना है आपको। देखना व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट, कि 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी, और ये आपका डी थीटा आ गया, और ये आपकी वो डिस्टेंस आ गई जो डिस्टेंस उसने दे रखी है। तो आर्क अपॉन रेडियस, और अगर हम रेडियस की बात करें तो 50 मीटर, आई से 50 मीटर, ये दिस इज 50 मीटर। ये बच्चों लैम्डा कितना दे रखा था, लैम्डा था 5000 एंगस्ट्रॉम, तो 5000 इंटू 10⁻⁻10,
और स्मॉल डी की वैल्यू थी, स्मॉल डी अगर हम देखें तो ये स्मॉल डी या कैपिटल डी डायमीटर ऑफ ह्यूमन आई दैट इज 2 मिलीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻³ आर्क लेंथ जो आपको बतानी होती है इस केस में, दिस इज 50 मीटर। तो यहाँ सब कुछ मैंने मीटर में लिया है। तो इसको सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो ये आर्क की जो वैल्यू आएगी दिस इज 50 इंटू 5 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻³ और ये आंसर मीटर में आएगा, मीटर में। ओके तो 250/2 250/2 इंटू 10⁻⁴ मीटर, मतलब 125 इंटू 10⁻⁴ मीटर, या 12.5 इंटू 10⁻³ मीटर, इसको मिलीमीटर कह सकते हैं ना। तो 12.5 मिलीमीटर, या अगर आप सेंटीमीटर में इसका आंसर देना चाहें तो देखिए सेंटीमीटर वाला क्योंकि ऑप्शन अवेलेबल है तो मैं इसको कहूँगा 1.25 सेंटीमीटर। 12.5 मिलीमीटर या 1.25 सेंटीमीटर आप इसको कह सकते हैं। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 44 में, रे ऑप्टिक्स इज वैलिड व्हेन कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशंस आर। तो रे ऑप्टिक्स कब वैलिड होगी और वेव ऑप्टिक्स कब वैलिड होगी? तो प्यारे बच्चों, अगर आपकी जो स्लिट विड्थ है ना वो लैम्डा के अगर आसपास होती है, स्लिट विड्थ लैम्डा के आसपास होती है, तो फिर ये वेव ऑप्टिक्स यहाँ पे वैलिड हो जाती है और फिर आपको वो डिफ्रैक्शन पैटर्न वगैरह स्टडी करना पड़ता है। तो इसलिए जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन है वो लैम्डा से काफ़ी बड़ी होनी चाहिए, मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट से काफ़ी बड़ी होनी चाहिए, तब आप रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे, मतलब आप आंसर टिक करेंगे इसका डी। ओके देन क्वेश्चन नंबर 45 ये कहता है पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई है 5000 एंगस्ट्रॉम। इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ, सिंगल स्लिट की विड्थ दे रखी है 0.001 मिलीमीटर। Focused by a convex lens on a screen placed in a focal plane, the first minima will be formed for the angle of diffraction is equal to, तो आप जानते हैं a sin theta is equal to n lambda, a sin theta is equal to n lambda, मतलब sin theta is equal to n lambda upon a। कौन सा चाहिए? फर्स्ट चाहिए, मिनिमा चाहिए इसलिए n lambda यूज किया, डिफ्लेक्शन पैटर्न है, और क्योंकि फर्स्ट चाहिए तो n को 1 रख दिया, तो sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन a। बच्चों लैम्डा है 5000 एंगस्ट्रॉम और a है 0.001 मिलीमीटर 10⁻³ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये 3 हटा के यहाँ 10⁻³ वो लिख सकता हूँ। तो ऊपर लिखा है 5 इंटू 10⁻⁷, जबकि नीचे लिखा है 10⁻⁻6 और ये ऊपर जाके 10⁻+6 बनेगा, तो 5 इंटू 10⁻⁻1 मतलब 0.5, 0.5 मतलब 1/2। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आ रही है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अगर साइन थीटा 1/2 आ रहा है तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। दैट इज क्वेश्चन नंबर 45 एंड 6। द ब्रिस्टर एंगल IB फॉर एन इंटरफेस शुड बी। तो प्यारे बच्चों क्या होता है ब्रिस्टर एंगल? तो चलिए जरा इसका पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 का। बच्चों जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो 100% रिफ्रैक्शन कभी नहीं होता, 100% रिफ्रैक्शन कभी नहीं होता। थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन जरूर होता है, ज्यादातर हिस्सा दूसरे मीडियम में चला जाएगा रिफ्रैक्टेड लाइट, पर कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट भी जरूर होगा। ओके तो बच्चों अब आप ये जो आपकी लाइट है ये वाली जो आपकी बेसिकली इंसिडेंट लाइट है, अगर आप इस इंसिडेंट लाइट को रोटेट करते रहें तो आपकी रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट भी रोटेट होंगी। तो वो पर्टिकुलर सिचुएशन जिसमें ये एंगल 90 डिग्री होगा, उस केस में ये वाली लाइट पोलराइज लाइट होगी और इस एंगल को एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहा जाएगा या ब्रिस्टर एंगल कहा जाएगा। ओके
और इसकी जो वैल्यू आती है, इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है इतनी, जहां म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बेसिकली रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस मीडियम का एयर के रेस्पेक्ट में रिलेटिव म्यू ही होगा, और अगर ये कुछ अलग अलग मीडियम रहे होते, फॉर एग्जांपल ये म्यू1 रहा होता और ये म्यू2 रहा होता, तो मैं ब्रिस्टल एंगल को लिखता tan IP इज इक्वल टू म्यू2 अपॉन म्यू1, है ना। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है, रेयर के रेस्पेक्ट में लेना है। तो ये हमारा ब्रिस्टल एंगल होता है। तो इसका मतलब IP जो है वो आपका tan इनवर्स म्यू होता है। जो IP होता है वो हमेशा tan इनवर्स म्यू होता है। बोलो, बात समझ में आ गई बेटा? tan इनवर्स म्यू होता है। और आप ये जानते हो कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये कभी 1 से छोटा नहीं होता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम से कम 1 होता है, और फिर बड़ा तो देखो कितना भी हो सकता है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कम से कम 1 होता है, और बड़ा कितना भी हो सकता है। बोलो, बात समझ में आ गई? तो इस कॉन्सेप्ट पर आपका बेस्ड है ये सवाल, द ब्रिस्टल एंगल फॉर एन इंटरफेस। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका ब्रिस्टल एंगल है वो tan इनवर्स म्यू होगा, ओके। क्योंकि म्यू की वैल्यू tan इनवर्स, सॉरी, क्योंकि म्यू की वैल्यू tan थीटा होती है। थीटा की जगह आई भी लिखा है ब्रिस्टल एंगल। म्यू जो है वो 1 से बड़ा या 1 के बराबर, और फिर कितना भी हो सकता है। और इसके लिए यही ऑप्शन सही है, क्योंकि tan 45 1 होता है और tan 90 नॉट डिफाइंड। यस और नो? अगर मैं लिखूं 45 डिग्री IB 90, तो मतलब हुआ tan 45 tan IB tan 90। tan थीटा म्यू होता है, tan 45 1 और tan 90 नॉट डिफाइंड। आ गई ना वही कंडीशन? तो ये कंडीशन सिर्फ किसके लिए आ रही है? सी के लिए आ रही है। क्वेश्चन नंबर 47, unpolarized light is incident from air on a plane surface of material of refractive index mu. At a particular angle of incidence, it is found that the reflected and refracted rays are perpendicular to each other. देखिए जो मैंने अभी समझाया था। Which of the following option is correct for this situation? ये बिल्कुल मैंने अभी समझाया था, है ना। क्या समझाया था? कि बच्चों ये देखो यहाँ पर, अभी यहाँ पे मैं समझा रहा था कि अगर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो ऐसे केस में जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो प्लेन पोलराइज लाइट होगी, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसको एंगल ऑफ पोलराइजेशन या ब्रिस्टल एंगल कहा जाएगा। तो देख लीजिए कि वो कौन सा ऑप्शन है, तो जिसमें लिखा हो कि रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज लाइट होगी। ये देखिए, रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज लाइट with its electric vector perpendicular to the plane of incidence. Okay, reflected light is polarized light with its electric vector perpendicular to the plane of incidence. जिस प्लेन में एंगल ऑफ इंसिडेंस आया था, मतलब अगर मैं प्रॉपर डायग्राम बनाऊं तो ये ऐसे होगा कि इस तरह से आपकी इंसिडेंट लाइट आई, इधर रिफ्लेक्टेड लाइट चली गई, इधर रिफ्लेक्टेड लाइट चली गई। ये आपका मीडियम था, जिस मीडियम में एक्सपेरिमेंट हो रहा था। तो इसमें जो है आपके ऑसिलेशन जो है जैसे भी हो रहे थे, इस तरह से हो रहे थे। ये अनपोलराइज्ड लाइट थी, एक से ज़्यादा प्लेन में इसके ऑसिलेशन थे। पर ये जो लाइट है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी, और इसमें सिर्फ ये वाले ऑसिलेशन हो रहे होंगे जो परपेंडिकुलर टू प्लेन होंगे, जो परपेंडिकुलर टू प्लेन होंगे। इसलिए परपेंडिकुलर टू प्लेन जिस ऑप्शन में लिखा है वो वाला ऑप्शन मैंने टिक किया है। इसमें देखो यहाँ पे लिखा था पैरेलल टू प्लेन, इसमें ये गड़बड़ थी, नहीं तो पहला और दूसरा ऑप्शन एकदम ठीक थे। तो दिस विल बी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। कब? जब ये एंगल ऑफ पोलराइजेशन हो और इन दोनों में 90 डिग्री का एंगल हो, और इसमें सिर्फ वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू प्लेन हो रहे होंगे। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 47. नाउ आई एम गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 48. Two Polaroids P1 and P2 are placed with their axis perpendicular to each other. बच्चों, एक ऐसे रखा है पोलेरॉइड और एक पोलेरॉइड ऐसे रखा है।
इन दोनों के एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अनपोलराइज लाइट, यहाँ पर जो लाइट आई वो आई नॉट है, इज इंसिडेंट ऑन P1, ये P1 पर आई, तो P1 से निकलते ही इंटेंसिटी आधी हो जाएगी। कॉन्सेप्ट है पोलराइजेशन वाला एक्सपेरिमेंट। जब अनपोलराइज लाइट किसी पोलरॉइड को क्रॉस करती है तो उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाती है। अ थर्ड पोलरॉइड इज केप्ट इन बिटवीन P1 और P2, P1 और P2 के बीच में एक तीसरा पोलरॉइड भी हमने रख दिया है, और वो इस तरह से रखा है कि वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस तरह से रख दिया, देखिए 45 डिग्री का एंगल, मतलब ये जैसे ऐसे था ना, तो इससे 45 डिग्री पे रखा है। तो जो P2 से बाहर निकलेगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ये इंटेंसिटी बतानी है। तो बच्चों जरा कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ लेना। अनपोलराइज लाइट जब पहली बार पोलरॉइड को क्रॉस करेगी तो उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाएगी, और इसके बाद आप लगाते जाएंगे मेलस लॉ। क्या लगाएंगे? मेलस लॉ। क्या होता है मेलस लॉ? ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी का cos स्क्वायर थीटा टाइम्स होगी। ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी का cos स्क्वायर थीटा टाइम्स होगी। मतलब ये वाली इंटेंसिटी कितनी होगी, ये इधर जो यहाँ पर इंटेंसिटी आएगी ये कितनी होगी, तो इस पर आने वाली इंटेंसिटी कितनी है, आई नॉट बाई टू। इंसिडेंट लाइट, इस पर आने वाली इंटेंसिटी वो है आई नॉट बाई टू, उसका cos स्क्वायर थीटा टाइम, मतलब cos स्क्वायर 45। तो आई नॉट बाई टू कॉस 45 1 बाई रूट टू, स्क्वायर करोगे 1 बाई टू हो जाएगा, मतलब आई नॉट बाई 4 होगी ये वाली इंटेंसिटी जो यहाँ पर होगी। तो जो यहाँ से बाहर निकलेगी, तो मैंने कहा मेलस लॉ लगाते जाइए बस। इस पर आने वाली लाइट की इंटेंसिटी क्या है, इस पर आने वाली लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट बाई 4 है, तो इससे बाहर निकलने वाली इंटेंसिटी कितनी होगी, इसका cos स्क्वायर थीटा टाइम। तो आई नॉट बाई 4 cos स्क्वायर 45। क्यों? अगर ये एंगल 45 है तो ये भी तो 45 होगा भाई। अगर ये और ये 90 पर रखे थे, तो अगर कोई इसके साथ 45 बना रहा है तो वो इसके साथ भी तो 45 ही बनाएगा, इसलिए एंगल भी 45 ही आया। तो आई नॉट बाई 4 इंटू कॉस स्क्वायर 45 1 बाई रूट टू का स्क्वायर, तो ये आई नॉट बाई 8 आएगी इंटेंसिटी, और ये देखिए बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला सवाल, विच ऑफ द फिनोमिना इज नॉट कॉमन टू साउंड एंड लाइट वेव्स। इनमें से वो क्या है जो साउंड वेव और लाइट वेव दोनों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मतलब दोनों में से किसी एक के लिए एप्लीकेबल है और किसी एक के लिए नहीं है, कॉमन नहीं है दोनों के लिए। मतलब ऐसा भी नहीं है कि दोनों पे ना लगे और ऐसा भी नहीं है कि दोनों पे लगे, मतलब किसी एक पे लगे किसी एक पे ना लगे, ठीक है। तो बच्चों वो है पोलराइजेशन। क्यों? क्योंकि पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसवर्स वेव का हो सकता है। पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसवर्स वेव का हो सकता है, और कौन सी वेव ट्रांसवर्स वेव होती है, लाइट वेव्स ट्रांसवर्स वेव होती है, जबकि साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल होती है। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल होती है, लाइट वेव ट्रांसवर्स होती है, इसलिए लाइट वेव का पोलराइजेशन हो सकता है लेकिन साउंड वेव का नहीं हो सकता, राइट। इंटरफेरेंस दोनों का हो सकता है, क्योंकि इंटरफेरेंस के लिए तो वेव होनी चाहिए, है ना। कोहेरेंस, डिफ्लेक्शन, ये सब दोनों के लिए, लेकिन पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसवर्स वेव का हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि हमारे सारे सवाल खत्म हो गए हैं। तो बच्चों 35 ईयर्स में, 35 सालों में, अब से पहले जितने भी सवाल, 35 सालों में जितने भी सवाल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे सवाल हमने इस डिस्कशन में खत्म किए। इससे दूसरे फोल्डर में आप इसी चैनल में जब देखेंगे तो जेईई मेंस के सारे प्रीवियस ईयर में डिस्कस करूंगा इसी तरीके से। ओके बच्चों, और जब आप ये दोनों सेशन पूरे से कर लेंगे, नीट वाले भी और जेईई वाले भी, तो ज्यादातर सवाल आप देखेंगे कि आजकल प्रीवियस ईयर ही आते रहते हैं। तो इसमें एक एक सवाल का कंप्लीट एनालिसिस जब आप ऐसे कर लेंगे तो ये चैप्टर आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा। थैंक यू सो मच।